लेकिन दरअसल ये है नहीं। नाम है रिवीजन, लेकिन ये रिवीजन नहीं है। ये इसमें कई चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल में कभी नहीं हुई हैं। आप सोचेंगे आधार, आप सोचेंगे राशन कार्ड, आप सोचेंगे इलेक्शन कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ना वो कहते हैं ये तीनों अमान्य है। हम कहते हैं ये वोट बंदी है, बिल्कुल नोटबंदी के तर्ज पे है। और जज साहब ने कहा कि ये 11 डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है, आप किससे पूछ रहे हो, वैसे क्या होगा इत्यादि। मतलब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है। और सिर्फ इसलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को लाके दिखा दें कि साहब देखो हमने तो टाइम पे काम पूरा कर दिया। अरे किया क्या आप लोगों ने? तो सारे जो दिहाड़ी के मजदूर फरीदाबाद के लेबर चौक में आपको दिखाई देते हैं, हर एक के पास एक लैपटॉप तो होगा ही, है ना। वो लैपटॉप खोल के ऑनलाइन जाके और एकदम वो कर लेगा। लैपटॉप नहीं तो स्मार्टफोन होगा। आप देखना दिहाड़ी के कितने मजदूरों के पास स्मार्टफोन होता है, बेचारे वो छोटा सा फोन लेके चलते हैं करके। ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेशन वाइड एक्सरसाइज है जो कि बिहार से शुरू हो रही है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कासिम और आप देख रहे हैं मकतूब हिंदी। बिहार में चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये पूरी प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया पर विवाद क्यों हो रहे हैं, क्यों विपक्षी संगठनों को लग रहा है कि ये वोट बंदी है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, इससे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, सबसे पहला बुनियादी सवाल मेरा यही रहेगा, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप लोगों को इस प्रक्रिया से आपत्ति है, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सिर्फ मतदाता सूची को साफ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है और यही सबसे बड़ा खेल है और यही सबसे बड़ा धोखा है। पहली नज़र में देखें, कहते हैं भाई वोटर लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नाम इधर ज़्यादा हैं, कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग शिफ्ट हो गए हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं। बताइए इसमें क्या बुरी बात हो सकती है? हर एक को लगता है भाई ये तो ठीक बात है, इसमें क्या बुरी बात है, और इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन दरअसल ये है नहीं। नाम है रिवीजन, लेकिन ये रिवीजन नहीं है। ये इसमें कई चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल में कभी नहीं हुई हैं। ये वोटर लिस्ट में संशोधन से हम सोचते हैं वोटर लिस्ट लेके जाएंगे, ये नाम काट दिया, ये नाम जोड़ दिया, इसमें गड़बड़ है, वैसा नहीं है। ये कोरे पन्ने पर नए सिरे से वोटर लिस्ट बनेगी। आज तक जिसका वोटर लिस्ट में नाम था उसका कोई महत्व नहीं है। पुरानी वोटर लिस्ट कूड़ेदान में, नई वोटर लिस्ट बनेगी। वो कहते हैं ऐसा भी पहले कभी हुआ था, 2003 में हुआ था। 2003 में भी ऐसा नहीं हुआ था। 2003 में वो कच्ची वोटर लिस्ट लेके गए थे और उसमें नाम कंप्यूटराइज पहली बार हो रहा था और नामों को चेंज करके उन्होंने वहीं पे फ्रेश लिख दिया था, लेकिन कच्ची वोटर लिस्ट पुरानी ही थी। इस बार ऐसा नहीं है। तो पहली नई बात यह है कि बिल्कुल नए सिरे से वोटर लिस्ट बन रही है। दूसरी और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि हर वोटर से कहा जा रहा है तुम फॉर्म भरो, फॉर्म भर के दो, फॉर्म भर के दोगे तो तुम्हारा नाम होगा, नहीं तो नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये अमेरिका में होता है और अमेरिका में इसकी वजह से 1/4 लोग हर बार रह जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का ओनस अब आपके ऊपर डाल दिया गया है। पहले सरकार की जिम्मेवारी थी कि हर एक का नाम डाले। तीसरी बात जो नई है वो ये है कि अब तक प्रिजम्पशन था कि भाई आप हिंदुस्तानी हैं, अगर कोई आपके बारे में शिकायत आएगी तो जांच कर लेंगे, अगर नहीं हो तो आउट कर देंगे। अब प्रिजम्पशन है कि आप नहीं हैं, आप साबित करो। और साबित करने के लिए उन्होंने एक दस्तावेजों की लिस्ट दी है। कहा है कि अगर 2003 की लिस्ट में आपका नाम था तब कोई बात नहीं, तब आपको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों 2003 ऐसी खूबसूरत लाइन है, इसका कोई पता नहीं किसी को। लेकिन अगर 2003 के बाद है तो आपको अपनी पैदाइश का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और पहले तो इलेक्शन कमीशन कह रहा था अपने माँ बाप की पैदाइश का भी देना पड़ेगा, फिर उन्होंने ढील दे दी है। आपको ये सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट क्या होगा? आप सोचेंगे आधार, आप सोचेंगे राशन कार्ड, आप सोचेंगे इलेक्शन कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है। ना वो कहते हैं ये तीनों अमान्य है। क्या देना पड़ेगा? आप सरकारी नौकरी का आइडेंटिटी कार्ड लेके आइए, किसके पास होगा। आप पासपोर्ट लेके आइए, 2% लोगों के पास पासपोर्ट है। आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आइए। अरे भाई अनपढ़ आदमी इस देश में रहते नहीं क्या? बिहार में 50% से ज़्यादा लोग हैं जो कि जिनके पास मैट्रिक नहीं है। तो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बनाए हैं जो हमने कैलकुलेट किया, और क्योंकि 2003 से पहले वालों को नहीं पूछेंगे,
लेकिन 2003 में जिनका नाम नहीं था, यानी कि जिनकी उम्र अंदाजन 38-40 साल की इस वक्त है, उन तमाम लोगों को सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। और हमने देखा कि उनमें से कम आधे लोगों को के पास इनमें से 11 में से कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। इसलिए हमारा डर ये है कि कम से कम 2-2.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो इलेक्शन कमीशन के जो सबूत मांग रहे हैं वो दे नहीं सकते। और जिसका मतलब है, इसलिए हम कहते हैं ये वोट बंदी है, बिल्कुल नोटबंदी के तर्ज पे है। जैसे वो 4 घंटे के नोटिस पे थी, ये 25-24 घंटे के नोटिस पे है। जैसे उसमें पहले दवाई सोच ली गई थी, बाद में बीमारी ढूंढ रहे थे किस चीज़ के लिए, बिल्कुल यही इस बार हो रहा है। और जैसे उसमें हर चौथे दिन बदलते थे नियम, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये आदेश जो है अपने आप में असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और हिंदुस्तान की जो रवायत पिछले 75 साल की रही है उसके बिल्कुल उल्टा है। इसलिए अगर इसको पूरी ईमानदारी से भी लागू किया जाए तब भी मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे संविधान के खिलाफ है और ये लोगों का वोट छीनने का खेल है। तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए हैं, आप भी एक पिटिशनर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को आप लोगों ने क्यों शामिल नहीं किया, जबकि आधार की जो एक महत्वता है, उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, हर एक शख्स के पास आधार होता ही है। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे गए, क्यों उस लिस्ट से इन डॉक्यूमेंट्स को बाहर रखा गया? बिहार जैसी जगह पर जहां बहुत से इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जहां लोगों को बहुत सी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 3 सवाल पूछे। पहले कहा कि आपकी पावर ये तो है, वोटर लिस्ट बनाना आपकी पावर में है, इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ये सिटीजनशिप को चेक करना आपका इलेक्शन का काम कब से हो गया? पहला सवाल। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो 11 की लिस्ट है, इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं? आधार कार्ड आपके अपने नियमों में लिखा हुआ है, आप ही इसका प्रचार कर रहे थे और अब आप कहते हो आधार मान्य नहीं है। और जज साहब ने कहा कि ये 11 डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है, आप किससे पूछ रहे हो, वैसे ही क्या होगा, इत्यादि, बर्थ सर्टिफिकेट और सब चीज़ें। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो आपने डेडलाइन बनाई है ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे होगा इस डेडलाइन के अंदर ये सारा काम। और इसीलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, इसलिए अब बिहार में बड़े स्केल पे फर्जीवाड़ा हो रहा है कि मतलब अब हमें तो दिखा देना है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमने 100% पूरा कर दिया। तो कल तक इलेक्शन कमीशन ने कोई 93% घोषित कर दिया है, अब कैसे करेंगे? बिहार जैसे राज्य में फॉर्मल इनका नियम ये था कि BLO जो कि बूथ लेवल ऑफिसर होता है, वो घर पे जाएगा, आपको घर पे जाके 2 कॉपी देगा, आप दोनों कॉपियां भरेंगे, एक आप BLO को वापस देंगे, दूसरे पे सिग्नेचर करके वो आपको रिसीट देगा उसकी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जमीन पे, क्योंकि हो ही नहीं सकता था। हमने कहा तो 1 महीने के अंदर छोड़ो, आप 4 महीने में काम नहीं करवा सकते। तो अब क्या हो रहा है वहाँ कि BLO घर पे बैठ के, क्योंकि वो सब करने के लिए तो आपको घर जाना पड़ता, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि नहीं, फोटो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है इसका मतलब। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, दस्तावेज आप ऐसा करना 25 तारीख के बाद में दे देना। अब दस्तावेज नहीं देने और फोटो नहीं लगाना, इसका मतलब BLO घर बैठ के फॉर्म भर सकता है, आपके घर जाने की जरूरत नहीं, मैं बैठ के आपका फॉर्म भर सकता हूं, आखिर में अंगूठा लगा दूंगा या कुछ कर दूंगा और बस हो गया। ये फर्जीवाड़ा इस टाइम टोटल बिहार में चल रहा है। रोज सुंदर से आंकड़े शाम को आ जाते हैं, वो आंकड़े जिस हकीकत में, और इसको तमाम यूट्यूबर्स ने दिखाया, अजीत अंजुम भाई ने बहुत हिम्मत से दिखाया है, भी होगी बिल्कुल ओपनली भाई कि अब तो कल तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि BLO सिग्नेचर भी खुद कर रहे हैं। मतलब इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है? और सिर्फ इसलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट को लाके दिखा दें कि साहब देखो हमने तो टाइम पे काम पूरा कर दिया। अरे किया क्या आप लोगों ने, और इसका नतीजा क्या होगा? वो कह तो रहे हैं कि भाई देखिए आप डॉक्यूमेंट 25 तारीख के बाद दे सकते हैं, और डॉक्यूमेंट नहीं भी दिए तब भी आपकी एप्लीकेशन पे गौर होगा। पर गौर कैसे होगा? वहाँ का ERO जो BDO के बराबर का आदमी होता है, वो बैठ के फैसला करेगा कि अच्छा आप भारतीय नजर आते हैं, लेकिन वो तो भारतीय नजर नहीं आते हैं, वो फैसला करेगा। सिलेक्टिव अप्रोच, बिल्कुल आर्बिट्रेरी है टोटली। तो और जब आर्बिट्रेरीनेस होगी तो उसका नुकसान किसे होगा? जो समाज के सबसे वल्नरेबल सेक्शन है। तो जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर अपने आप, अगर इस ऑर्डर को ईमानदारी से भी लागू किया जाए
तो ये औरतों के खिलाफ है। औरतों के खिलाफ इसलिए है कि औरतों के पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट बहुत कम होता है। दूसरा उनके खिलाफ इसलिए भी कि मायके ससुराल का चक्कर पड़ जाता है। औरत से कहा जा रहा है कि तुम अपने मायके से सर्टिफिकेट लाओ कि तुम्हारे माँ बाप 2003 की वोटर लिस्ट में थे। कहाँ से लेके आएगी? आधी औरतें नहीं ला सकती वो। तो औरतों के खिलाफ है, ये अनपढ़ लोगों के खिलाफ है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं वो ज़्यादातर सर्टिफिकेट पढ़े लिखे लोगों के पास हो सकते हैं, अनपढ़ के पास नहीं हो सकते। ये मजदूर और जो प्रवासी मजदूर है, बिहार का मजदूर कहाँ कहाँ काम नहीं करता। लेह लद्दाख में काम करता है, वो मिजोरम में काम करता है, वो केरला में काम करता है, सूरत में, मुंबई में, जयपुर में, दिल्ली, फरीदाबाद, सब जगह बिहार, पंजाब में बिहार का मजदूर है। वो मजदूर कहाँ से करेगा? और इन्होंने क्या मजाक बनाया है, अब कहते हैं कि हमने एक आपको क्यूआर कोड दे दिया है, क्यूआर कोड से आप हमारे उस पे आइए, फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और उसमें चीज़ें करके आप अपलोड कर दीजिए। तो सारे जो दिहाड़ी के मजदूर फरीदाबाद के लेबर चौक में आपको दिखाई देते हैं, हर एक के पास एक लैपटॉप तो होगा ही, है ना। वो लैपटॉप खोल के ऑनलाइन जाके और एकदम वो कर लेगा। लैपटॉप नहीं तो स्मार्टफोन होगा। आप देखना दिहाड़ी के कितने मजदूरों के पास स्मार्टफोन होता है, बेचारे वो छोटा सा फ़ोन लेके चलते हैं करके। तो और उसके अंदर आपको 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना भी आ जाएगा। ये कहाँ से चमत्कार हो जाएगा? तो ये गरीबों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है। और अगर सेलेक्टिवली किया गया, ईमानदारी से फॉलो किया गया, तो औरतों को नुकसान होगा, गरीबों को, मजदूरों को। लेकिन अगर इसमें बेईमानी की गई तो उसका शिकार सबसे पहले माइनॉरिटीज़ होगी, क्योंकि बिहार का जो माइनॉरिटी सेगमेंट है जिसको बीजेपी बिल्कुल टारगेट कर रही है, बिहार का एक इलाका है जिसको सीमांचल बोला जाता है, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है, और वो चिकन नेक है, तो वहाँ से बांग्लादेश भी बहुत दूर नहीं है। इसलिए वहाँ के बारे में आरोप ये लगता है कि भाई यहाँ पे बहुत इल्लीगल माइग्रेंट्स आ गए। देखिए मज़े की बात, इनका बुद्धि देखिए, बिहार में असली जो अगर प्रॉब्लम है फॉरेनर्स की तो नेपालियों की है। बिहार का इतना लंबा बॉर्डर नेपाल के साथ है और ओपन बॉर्डर है, जहां आप आराम से पैदल चले जाइए, इधर उधर कोई रोकने वाला नहीं है। शादियां इधर उधर होती हैं, लोग सुबह जागते नेपाल के अंदर हैं, काम भारत में करते हैं, वापस जाके नेपाल में सोते हैं, तो नॉर्मल चीज़ है। तो असली प्रॉब्लम नेपालियों के साथ है, जो हिंदू हैं उसका सवाल नहीं उठाएंगे, और जो बांग्लादेश जिससे बॉर्डर नहीं मिलता उसका सवाल उठाएंगे। और जो शक है वो ये है कि अगर इस तरह की आर्बिट्रेरीनेस हो गई तो मैं आपका नाम देखूंगा, अगर आपका नाम हिंदू है तो बगैर सर्टिफिकेट के भी कहूंगा हिंदुस्तानी है, लेकिन अगर आपका नाम मुसलमान है तो मैं आपसे 50 सर्टिफिकेट मांगूंगा कि नहीं आपने सर्टिफिकेट नहीं दिए, मेरी लिस्ट के हिसाब से नहीं दिया, आप तो डिस्क्वालीफाई एनआरसी की तरह है। ठीक, मतलब ये पिछले दरवाजे से एनआरसी की जा रही है। और एनआरसी का और याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके तमाम दर्शकों को पता होना चाहिए, ये ऑर्डर सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये नेशन वाइड एक्सरसाइज है जो कि बिहार से शुरू हो रही है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पूरे देश भर के इलेक्टोरल ऑफिसर्स को मैसेज भेज चुका है कि बाकी पूरे देश में अब ये शुरू होने वाली है। 1 जनवरी 2026 को माना गया कट ऑफ डेट, तो पूरे देश में। तो ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। तो फिर मैं आपको यही कहूँगा, याद रखिए, ये वोटर लिस्ट में रिवीजन नहीं है, ये हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट बनाने के तरीके को सर के बल खड़ा कर दिया गया है। और ये सिर्फ बिहार नहीं है, ये पूरे इंडिया का मामला है। इसलिए ये वोटबंदी का खतरा है, पूरे देश पे खतरा है, और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पे हमला है। अब आपने इशारा किया इस ओर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और एलिब्रेट करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा सेक्शन है जो इस रिवीजन से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है बिहार में? आपको क्या लगता है? देखिए आज की तारीख में जैसे मैंने कहा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, सबसे पहले प्रभावित तो बेचारे मजदूर हो रहे हैं, प्रवासी मजदूर जो बाहर बैठा है, जिसमें घर वाले फ़ोन करके कह रहे हैं कि भी तेरा तो बना नहीं है वोटर, तो कैसे करेगा बेचारा। आज की तारीख में हर कास्ट कम्युनिटी का मजदूर सबसे प्रभावित है। दूसरा, अगर आप बिहार की कहानियाँ पढ़ें तो सबसे ज़्यादा औरतें, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, बहुत लड़कियों की शादी, नेपाल की लड़कियों की शादी इंडिया में हुई है, हजारों लाखों की संख्या में है। हिंदू हैं ज़्यादातर, शायद 99% हिंदू हैं उनमें से। वो प्रभावित है। वो कह रही है मैं तो यहाँ 20 साल से रह रही हूँ, वोट दे रही हूँ, मेरे पिताजी वहाँ रहते थे, मायका वहाँ है नेपाल में,
तो अब मैं वोट नहीं दे सकती। तो वो ना वो इधर की रही ना वो उधर की रही, तो वो हो रहा है, वो प्रभावित है। लेकिन मेरा शक है, अभी शक है, अभी उसमें जो गाइडलाइन है उसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं। गाइडलाइन हर गरीब पे एक साथ डंडा चलाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन गाइडलाइन में जो आर्बिट्रेरीनेस का स्कोप है कि आप सर्टिफिकेट न दे कोई बात नहीं, हम आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे, लेकिन उसके बाद लोकल इंक्वायरी के बेसिस पे हम तय करेंगे कि आप हैं कि नहीं हैं। मेरा शक ये है कि वो जो सीमांचल का इलाका है बिहार का, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया वाला ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में सारी गाज गिरेगी, इस बेल्ट में आर्बिट्रेरीनेस होगी, इस बेल्ट में हिंदू मुसलमान के सवाल पे लोगों को अलग किया जाएगा। यानी कि मुसलमानों से 50 सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे और हिंदुओं का 2 सर्टिफिकेट ना होने पर भी उनको छोड़ दिया जाएगा। ये सारा खेल होने जा रहा है, ऐसा मुझे आशंका है, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। आखिरी 2 सवाल है मेरे पास। एक ये कि राजनीतिक उद्देश्य क्या लगते हैं आपको इसके पीछे? आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को फ़ायदा होने जा रहा है? कौन सी पार्टी जिसकी वकालत कर रही है और क्या मंशा क्या है? देखिए, वकालत तो साफ है। आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए, बीजेपी वाले जवाब देते हैं। तो कौन किसकी वकालत कर रहा है तो बिल्कुल साफ है। और जहाँ तक फ़ायदे की बात है, आप सीधा पूछ लीजिए, बिहार में अगर गरीबों के वोट खत्म हो जाएं तो किस पार्टी को फ़ायदा होगा? बीजेपी को फ़ायदा होगा। जेडीयू को कम होगा, जेडीयू को भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होगा? सीपीआई-एम माले को होगा और उसके बाद आरजेडी को होगा। सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को और उसके बाद जेडीयू को, सबसे ज़्यादा नुकसान सीपीआई माले और आरजेडी को। बिल्कुल साफ है, रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, ऑपोजिशन को नुकसान होगा। लेकिन ये सिर्फ बिहार पे टारगेटेड नहीं है, ये पूरे देश पे टारगेटेड है। और पूरे देश में देखिए, अगर देश में गरीब अपढ़ लोगों का वोट कटता है तो उससे बीजेपी को फायदा है, क्योंकि बीजेपी को वोट गरीब में भी मिलता है, अपढ़ में भी मिलता है, लेकिन जितना मार्जिन उसको अपर कास्ट, अपर क्लास, एजुकेटेड, मिडिल क्लास लोगों में है, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें बीजेपी को जितना मार्जिन है उतना उसे मार्जिन नहीं है या उसको नुकसान है इन वोटों में। तो जब भी वो कटेंगे तो बीजेपी को 10 का नुकसान होगा, ऑपोजिशन को 40 का नुकसान होगा। कुल मिला के बीजेपी नफे में रहेगी। आखिरी सवाल है मेरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे क्यों नहीं लगाया? अगली तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो काफ़ी सख्त थी, सवाल भी पूछे, वोट का अधिकार भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको क्या लगता है कि वोट का अधिकार कितना ज़रूरी है और क्यों लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला है वोट के अधिकार? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, ये बिल्कुल मीडिया की चलाई हुई अफवाह है। हमने मांगा नहीं। हम जज ने पूछा कि उसने इलेक्शन कमीशन, क्योंकि हियरिंग इतनी खराब जा रही थी इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं आप इसको रोकिए मत बीच में। तो कोर्ट ने हमसे पूछा, हमारे वकीलों से, क्या आप बीच में रुकवाना चाहते हैं? हमने कहा नहीं, हम रुकवाना नहीं चाहते, क्योंकि कोई चीज़ अगर 20 दिन हो गई है, 10 दिन बचे हैं, बीच में कैसे रोक सकते हैं? हमें भी पता था। हमने कहा लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज की बिना पे जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल बने वो रिलीज नहीं होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, रिलीज करने से पहले हम हियरिंग शेड्यूल कर देते हैं। 28 तारीख की हियरिंग शेड्यूल हो गई है, जो हम चाहते थे वो मिल गया है। यानी कि इस फर्जीवाड़े के आधार पर चुनाव आयोग अपना वोटर लिस्ट बना ना दे, उसको पब्लिक ना कर दे, हम ये चाहते थे और वो काम हो गया है। तो हमें तो स्टे के बराबर मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को हियरिंग करेगा और सुप्रीम कोर्ट की हाँ के बाद ही वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रिलीज हो सकेंगे, ये बात तय हो गई है। और इसलिए देखिए, जो वोट का अधिकार है, ये सिर्फ मामला इसका नहीं है कि 4 लोगों का वोट का अधिकार होगा या नहीं। याद रखिए, इस गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति विदेशी लगे उसको फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के में वो किया जाएगा। तो ये सीधे सीधे लोगों को विदेशी बना, तो सिर्फ आपका वोट का हक नहीं गया, आपके हिंदुस्तान की नागरिकता गई। ये खतरा है इसके अंदर, और इसलिए इसका विरोध करने की जरूरत है। जो भी शख्स हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास करता है, जिसे भी लगता है कि हाँ, अंग्रेजों से लड़के हमने हर इंसान के लिए वोट का हक हासिल किया था, उसका फर्ज बनता है कि इसका विरोध करे और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस वोटबंदी को रोकना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।